सोचो, भारत 28 स्टेट नहीं बल्कि 300 छोटी छोटी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में बटा होता। हर जगह अपना लॉ, अपनी आर्मी, अपना टैक्स, ट्रैवल भी मुश्किल, ट्रेड भी मुश्किल और एक आइडेंटिटी भी नहीं। ऐसा ही हाल था जर्मनी का। फिर एक आदमी आया जिसने कहा स्पीच से नहीं तलवार से मिलेगी आज़ादी। उसका नाम था बिस्मार्क। पिछले पार्ट में हमने जाना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म का बीज बोया। लोगों ने समझा कि देश सिर्फ किंग से नहीं लोगों से बनता है। हमने पढ़ा था कि नेपोलियन ने यूरोप को बदला और इटली जैसे देश एक बनने लगे। आज हम देखेंगे यूरोप में और एक टुकड़ों में बटा देश जर्मनी कैसे पावरफुल साम्राज्य बना और कैसे एक मास्टरमाइंड ने 3 युद्ध में इतिहास बदल दिया। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान AKA एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मैथ्रिक इंग्लिश मीडियम। यूट्यूब का पहला यूट्यूब चैनल है जिसमें कम्प्लीटली बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड चैनल है और ये पहला है। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो ज़्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पहले फास्ट कर लीजिए ताकि आवाज़ और भी अच्छा लगे। अब तक बिल्कुल से नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले चीज़ें समझ लें, क्यों ही सब्सक्राइब करें, क्या काम देगा। हम लोग काम देखेंगे आज के ज़माने के अकॉर्डिंग, जैसा काम वैसा करेंगे। देखो, नाम से पता चल रहा है ऑलरेडी। अगर आप बिल्कुल से नए हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन जाइए। चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करा चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में या फिर बेल आइकन में कहीं पर भी जाइए, आपको मिल जाएगा एक वीडियो या लास्ट में आपको पता चल जाएगा। पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। अब तक हमने पॉलिटिकल स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, ज्योग्राफी भी, और सारी चीज़ें SCERT जो बिहार बोर्ड स्पेशली फॉलो करता है। अगर आपने NCERT पढ़ रखा है तो ये चीज़ें करना ज़रूरी है। NCERT करके जाओगे, सिर्फ NCERT करके जाओगे तो फंस जाओगे। बता रहा हूँ, फंस जाओगे। इसलिए बस आप ना फंसो, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो, तो आप बस वीडियोस को देखें, जहां मैं जो बताया उसी को पढ़ लीजिए। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा इस चैप्टर से, और जितने भी चैप्टर्स करा चुके हैं। रिसेंटली एग्जाम हुआ, आपने देखा जब जितना हमने पढ़ाया वही सारे हूबहू क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में, फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हम लोग मिशन SCERT स्टार्ट किए थे, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव के भी कराए गए हैं, और लाइव सेक्शन लाइव में भी वीडियोज़ है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास वगैरह करते हैं। ये आपका हिस्ट्री बुक आपने तो कभी देखा होगा नहीं। बुक के PDF आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर हो जाना, वहाँ चीज़ें अपलोड होता है, नोट्स वगैरह। इस पार्ट्स को कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटली आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। इससे पहले ऑलरेडी आप लोग कहानी पढ़ चुके हैं, पार्ट को समझ जाइएगा पिछले पार्ट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और आज ही कंप्लीट कर देंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बात करेंगे, यूनिफाई करेंगे जर्मनी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ जो चीज़ बताएं याद रखना, जहाँ ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो दोनों क्लियर कर देंगे। आ जाओ। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली हैपन अराउंड सेम टाइम। लगभग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली लगभग सेम टाइम में हुआ था। द मॉडर्न पीरियड जर्मनी कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 300 small and big states. There were political, social, religious difference in Germany. सीधा सा बात है, जहाँ पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस डिफरेंस होगा मतलब बटेगा क्योंकि कटेगा तो बटेगा, है ना, सिंपल सा बात है। तो 300 लगभग बिग और स्मॉल स्टेट में वो डिवाइडेड था। अगर कोई डिवाइड रहेगा तो एक कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो बारे हम लोग जानेंगे। बिगनिंग ऑफ जर्मन नेशनलिज्म, किस तरीके से शुरुआत हुआ। The credit of laying the foundation of German unification goes to Napoleon Bonaparte. इंपॉर्टेंट है, नाम सुन के इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो याद रखना। अगर आपसे पूछे, अभी तक 10 साल के PYQ में नहीं पूछा है, 10 साल मत पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड का पता नहीं क्या है दिमाग, मतलब अक्सर देखता हूँ 10 साल के क्वेश्चन रट के चल जाएंगे। यार 10 साल नहीं पढ़ना चाहिए, बस 5 साल पढ़ लो, इनफ है, इनफ। वही क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत। तो और पैटर्न 10 साल क्यों ही करना, जब पैटर्न जब 18 में चेंज हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आता, बिहार बोर्ड के अक्सर टीचर 10 साल का क्वेश्चन कर लो, हो गया। वैसे 10 साल करना ही क्यों है जब पैटर्न 2018 के बाद चेंज हुआ। 21-22 हम तो बोल रहे हैं बस 5 साल का करो, काफ़ी है पैटर्न समझने के लिए, ये नहीं कि क्वेश्चन रटने के लिए। ठीक, आ जाते हैं।
अगर आपसे पूछे द क्रेडिट किसको जाता है फाउंडेशन में, ठीक है, जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में, तो आपको किसको जाता है, आपका नेपोलियन बोनापार्ट इन 1806। डेट याद रखोगे, हाँ रख सकते हो। अगर बहुत डेप्थ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने हो तब, तो एक क्या बनाया, एक कन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो जर्मन रीजन में क्या स्टार्ट हो गया, नेशनलिज्म का भावना स्टार्ट होने लगा। कौन सा, फेडरेशन ऑफ राइन कौन बनाया, नेपोलियन बोनापार्ट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आ सकता है इन केस आगे एग्जामिनेशन में न्यू जब क्वेश्चन फॉर्म होंगे। और इस बार 30 से ज़्यादा % क्वेश्चन न्यू फॉर्म होंगे, ये लिख के रख लीजिए आप लोग। इसीलिए आगे आ जाओ। इन नॉर्थ जर्मनी वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोटेस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, देखो हर एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव बता देंगे आज की क्लास में, सब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ जर्मनी में कौन से लोग ज़्यादा पाए जाते थे, तो याद रखना कौन, अपना प्रोटेस्टेंट लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूशिया वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट। अगर साउथ जर्मनी की बात करें तो वहाँ कैथोलिक लोग किस में रहते थे, मेजॉरिटी में रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसा पूछ देगा कि साउथ जर्मनी में कौन मेजॉरिटी में रहते थे, तो कैथोलिक। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखना। जो जो येलो येलो है ना, सब 1 मार्क्स का। द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था उसको कहते हैं डाइट बोलते थे, और वो स्टिल एक्टिव है, ठीक। बट दे लैक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की कमी, देशभक्ति की कमी, जिसके कारण से क्या हो गया, वो इंपॉर्टेंट यूनिफिकेशन वाज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो कोई चीज़ की कमी हो गया तो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 10th पास कर लोगे तो मेरे वीडियोज़ देखोगे नहीं, क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि भाई साहब काम खत्म हो गया है ना, ठीक है, कमी हो गया ना, अब तो 10th तो निकल गया, तो उसी टाइप का सिंपल सा वो था कि फीलिंग ही कमी हो गया, वीडियोज़ आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है ना। ओके, एट द सेम टाइम थिंकर्स, फार्मर्स, आर्टिस्ट लाइक हेगेल, इसको याद रखना, ये क्या था, दार्शनिक, फिलोसोफर, इंपॉर्टेंट आगे चीज़ें आएंगी इनके बारे में, ठीक है, टेंशन मतलब इस चैप्टर में नहीं बल्कि आगे के चैप्टर में आएंगे, बट मैं नाम बस याद रखा रहा हूँ, ठीक है। ये लोग धीरे धीरे इंकरेज करने लगे जर्मन को नेशनलिज्म में। अब देखो कोई एक बंदा तो स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे उसको इंस्पायर करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, देश के प्रति जो नेशनलिज्म है वो जागने लगा, है ना। ओके, यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट ऑल्सो सपोर्ट, जो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट है वो भी इस नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। दे फॉर्म अ ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत। अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन बनाना हो तभी इस हिसाब से बनाएगा, वरना जो क्वेश्चन ऑलरेडी हल्का फुल्का है जो PY में आ चुका है उसी हिसाब से बनाएगा, टेंशन मतलब, ठीक है। जिसका नाम क्या था, ये जो फॉर्म क्या था, ग्रुप, जिसका बर्शन क्राफ्ट नाम से बनाया गया था यूनिफिकेशन के लिए। देखो कोई भी चीज़ करेगा उसके लिए ग्रुप बनता है। आजकल शादी भी होती है, फॉर एग्जांपल मेरी बहन का शादी था तो हम लोग क्या बने, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। उससे क्या हुआ कि सबको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो एक ग्रुप में डालो, सबको पता चल जाए। तो एक ग्रुप बनाना इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज़ के लिए। टेलीग्राम ग्रुप किस लिए, कोई मैसेज डालना हो आप लोग तक पहुंचा देना एक बार में सबको, इसी तरीके से ग्रुप बनाया गया, ठीक है। जो एक तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कहाँ का, वेलमार स्टेट का, वो क्या हो गया, सेंटर बन गया नेशनलिस्ट मूवमेंट का, ठीक है। जैसे गांधी जी कहाँ से स्टार्ट किए, साबरमती आश्रम से लेकर के वहाँ तक गए, दांडी तक गए। तो साबरमती क्या एक आपका क्या हो गया, एक जगह हो गया, है ना, सेंटर हो गया, वहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से उनका था, सीधा सीधी ये जो येलो वाले पॉइंट है 1 नंबर का। आगे आ जाओ। इन 1834 ट्रेडर्स फॉर्म अ कस्टम वो फ्री फायर वाला नहीं, कस्टम यूनियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ोल्वरीन। कुछ है कुछ क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल, क्या पूछा जाता है वो बता देते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि ज़ोल्वरीन जो है ये क्या थे। अच्छा एक बात बताओ, जो वो ये थे, क्या नाम है उनका, मैं खुद भूल गया, रुक जाए 1 मिनट। हाँ, जो गरीबाल्दी थे वो प्रोफेशन से क्या थे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, उसी से रिलेटेड है। जो ज़ोल्वरीन थे ये लोग मर्चेंट थे, या फिर ट्रेडर बोले, मर्चेंट बोले, सेम टू सेम, है ना, बिल्कुल। तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे पूछा कि गरीबाल्दी प्रोफेशन से क्या थे, या फिर ज़ोल्वरीन किसने फॉर्म किया, या ज़ोल्वरीन किसके द्वारा फॉर्म किया गया, ट्रेडर्स के द्वारा, यानी मर्चेंट्स के द्वारा फॉर्म किया गया। समझ रहे हो बात। 1834 डेट अभी तक नहीं पूछा, स्टिल रख लो अगर क्या पता। देखो अब बोलोगे इतना सारा डेट कैसे याद करेंगे, जब हम लोग डिकोड सीरीज करेंगे तो वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अंडर द पुरुषा लीडरशिप फॉर इक्वल रूल, किसके अंदर, पुरुषा लीडरशिप के अंदर। इस बात को भी याद रख सकते हो अगर बहुत डेप्थ में जाना चाहे,
बता रहे क्यों क्यों ऐसे बात बता रहे, आप बोलोगे कि बात ही बता रहे बट चीज़ें बता रहे। अभी तक ये चीज़ें जॉल्वरिन ट्रेडर पूछ चुका है। तीसरा स्टेप या फिर सेकंड स्टेप अगर बनाना हो न्यू क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन पूछेगा 1834। ये भी नहीं पूछेगा तो ये किसके अंडर में, तो पर्शिया लीडरशिप में। ये 4 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, 2 हो चुके हैं, सॉरी मतलब 2 1 हो चुके हैं, 2 और बाकी बन सकते हैं अगर एग्जामिनर न्यू क्वेश्चन बनाना चाहे। और ये बूस्ट किया था जर्मन नेशनलिज्म को। समझ में आ गया? हाँ जी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1830 ये क्या दिया, ऑल्सो स्ट्रेंथ दिया। जब कोई देश में कुछ चलता है तो उसका प्रभाव हर एक देश में पड़ता है ना जी, तो वही वाली चीज़ हुआ। तो यहाँ पे भी उन लोगों को क्या मिला, स्ट्रेंथ मिला, मजबूती मिला। हाँ भाई साहब वहाँ पे हुआ तो हम लोग भी करके ही मानेंगे, तो वही वाला चीज़ हुआ। इन 1848 रेवोल्यूशन फ्रांस में भी हुआ है ना, तो वहाँ से भी उनको क्या मार्क पर मेटरनिच इरा के बारे में पढ़ा चला। मेटरनिच इरा इंपॉर्टेंट था ना, याद है, याद कर लेना, याद नहीं है मुझे मालूम है। इन मार्च 1848 जर्मन नेशनलिस्ट कॉल ओल्ड पार्लियामेंट्री सेशन इन फ्रैंकफर्ट। यहाँ देखो फ्रैंकफर्ट की बात में इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा, बस मैं बता रहा हूँ। दे डिसाइडेड द किंग फ्रेडरिच विलियम ऑफ प्रूशिया वुड लीड द जर्मन यूनिफिकेशन। यहाँ पे एक सिंपल सा एक ओल्ड पार्लियामेंट्री सेशन बनाएगा फ्रैंकफर्ट के नाम से, ठीक है। ओके, आगे जाके ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट बनेगा, जो हर बार मतलब वो बिहार बोर्ड का फेवरेट, बिहार बोर्ड का दामाद वाला क्वेश्चन है, हर बार आएगा, हर बार, ठीक है, वही वाला बात है, ठीक है। कब वो बताएंगे, सो जाओ ना, सुनो। हाँ, उन्होंने डिसाइड किया कि जो किंग फेडरिच को विलियम ऑफ पोर्शिया जो है, ठीक है, यहाँ देखो फेडरिच कहाँ के, ये विलियम ऑफ कहाँ के, पोर्शिया के, इस बात को भी याद रखना। ऐसा नहीं कि बस नाम याद रखें। फेडरिच विलियम ऑफ पोर्शिया, उनको क्या बनाया गया, यूनिफिकेशन, जो लीड कर रहे थे यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन। बट जो फेडरिच थे वो बिलीव करते थे ओल्ड ट्रेडिशन, ऑटोक्रेसी, ठीक है, और उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो तो ओल्ड, अभी जो पहले वीडियोस पढ़े थे ना, जो ओल्ड थिंक करते वो लोग चाह ही नहीं रहे थे चेंज करना। फॉर एग्जांपल अभी ओल्ड आप आदमी को पूछोगे कि कोई भी चीज़ बोलोगे तो वो अभी मना कर देगा कि हम लोग जैसे रहते थे, हम लोग का रीति रिवाज था, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, तो वो चीज़ें थी, ठीक है। ओके, स्टिल पोर्शिया बिलीव लीड, लेकिन पोर्शिया जो है वो फिर भी बिलीव कर रहा, ठीक है, किस पे, और स्ट्रेंथ बना दिया इट्स आर्मी, ठीक है। फिर भी बिलीव था कि भाई साहब हम लोग तो करके ही रहेंगे, जर्मनी का यूनिफिकेशन करके ही मारेंगे। जब फेडरिच डेथ हो गया तो उसका जो ब्रदर थे विलियम बिकम किंग ऑफ पोर्शिया, उसका भाई बना, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, नेशनल आइडिया को सपोर्ट किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। उन्होंने अपॉइंट किया एक ग्रेट डिप्लोमेट बिस्मार्क, जो चांसलर क्या ऑफ फुलफिल द गोल ऑफ यूनिफिकेशन। समझे कहानी, समझे? फिर से एक बार फटाफट रिकैप कराता हूँ। सिंपल सा बात है, बीज कौन बोया, हाँ जी बो दिया, ठीक है। एक बार याद करा देता फटाफट से। नॉर्थ जर्मनी कौन थे, ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। साउथ जर्मनी बोले तो कैथोलिक्स में क्या थे वो लोग, मेजोरिटी में लोग कैथोलिक में रहते थे। कैथोलिक अगर बोलोगे तो देखो एक नॉर्मल सा रिलीजन टाइप का था कैथोलिक, जो सहमत करने वाला ग्रुप सब था, ठीक है, उसको बोलते हैं कैथोलिक, ठीक है। हिगेल ये सब के बारे में पढ़ोगे, ये लोग आए, ये लोग अपना अपना मतलब ये रखे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, इनकरेज किया लोगों को कि भाई साहब पार्टिसिपेट करो, ठीक, करो, बिल्कुल करो, है ना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी सपोर्ट किए, ठीक है, उन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है, फिर एक यूनिवर्सिटी को सेंटर बना दिया जहाँ से स्टार्ट हुआ, सिंपल सी बात है। फिर ट्रेडर यानी जॉल्वरिन लोग क्या थे, ट्रेडर थे, उन्होंने लीडरशिप, पुरुषिया की लीडरशिप में वो लोग क्या चाह रहे थे कि इक्वल ट्रेड रूलर थे। भाई वो लोग क्यों ट्रेड रूलर क्यों बनाए, क्योंकि वो लोग को ट्रेड करना था, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े, ठीक है, 1848 के बारे में यहाँ पे हम लोग 1848 के बारे में पढ़े। फिर हम लोग यहाँ पे फिर एक सेशन आया जिसमें सेशन ओल्ड पार्लियामेंट्री सेशन इन फ्रैंकफर्ट में हुआ, जिसमें फ्रेडरिक विलियम को पोर्शिया के द्वारा चुना गया जर्मन यूनिफिकेशन का लीड करने के लिए। लेकिन वो ओल्ड बिलीव करते थे, इसलिए उनको वो नहीं चाह रहे थे। फिर जो उनका डेथ के बाद उनका भाई आया विलियम, फिर वो पोर्शिया के क्या बने, कोई किंग बने, और वो नेशनल आइडिया को क्या किया, अडॉप्ट किया, सपोर्ट किया, और उन्होंने अपॉइंट किया बिस्मार्क को चांसलर, ठीक है। याद आ गया, चीज़ें क्लियर है? हाँ जी, आगे आ जाओ। अब क्या रोल रहा जर्मनी इन यूनिफिकेशन, देखो बिस्मार्क जो है स्मार्ट, कितना स्मार्ट, देखे तो नहीं थे, कोई बात नहीं। ये कैसा था, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट इन्फ्लुएंस बाय हिगेल। ये किससे, हिगेल्स के आइडिया से ये क्या था,
इंस्पायर्ड था। आप भी किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होंगे, है ना? बिल्कुल होंगे, कोई हीरो से होंगे, सब कोई हीरोइन से। तुम तो हीरोइन नहीं होगा, लड़का लोग हीरोइन से क्यों इन्फ्लुएंस होगा? फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्रिकेटर हो, किसी से हो, बहुत सारे, है ना? ओके। ही न्यू दैट मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट फॉर यूनिफिकेशन। वो जानते थे कि जो ये मिलिट्री पावर है ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? यूनिफिकेशन के लिए, एकीकरण के लिए। अब तुम्हारे पास लड़ने वाला ही नहीं है, तुम यहाँ से हल्ला बोलो कर क्या करेगा? कुछ कर नहीं पाएगा। मिलिट्री होना चाहिए ना, है ना? सो ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इंपॉर्टेंट है, ब्लड और आयरन इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किसके द्वारा दिया गया है? तो बिस्मार्क के द्वारा दिया गया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, समझे? हाँ जी। उसके बाद ही मेड पुर्शिया स्ट्रॉन्गर सो इट कुड स्टैंड इक्वल स्ट्रिया। और वो इतना स्ट्रांग बना लिया खुद को, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया ताकि वो किसके बराबर है? बराबर खड़े हो सके ऑस्ट्रिया का। किसका रुकावट डाल रहा था ऑस्ट्रिया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। इन 1864 बिस्मार्क ज्वाइन किया ऑस्ट्रिया टू फाइट डेनमार्क फॉर कंट्रोल स्लेशविंग एंड हॉस्टिन where most people were German। देखो, बात ये हुआ कि 1864 में बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ फाइट करने में क्या हो गया? शामिल हो गया। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। तो वो बोला बिस्मार्क सिंपल सा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अगर हम लोग जीते तो ये स्वेस्विंग का जो इलाका है हम लोग को मिलना चाहिए, और आप जो हॉस्टिन है आप अपने रख लीजिएगा। तो वही हुआ, जब ये लोग जीता तो पुर्शिया यानी अब जो रोल कर रहे थे अपना बिस्मार्क, उनको स्वेस्विंग मिल गया। एंड आपका हॉस्टिन जो है ये आपका किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को। बात यहीं खत्म हो जाती है। देखो, फिर उसके बाद बिस्मार्क क्या किया, क्योंकि बहुत चालाक भी था ना। Bismarck then created a situation where Austria had moved its army through Prussian territory to stop rebellion. Prussia refused and blamed Austria for beginning aggressive. Bismarck made secret agreement with France, promised to stay neutral in the case of war with Austria, with Italy to attack Austria from the south. समझा रहे क्या क्या चीज़ें हुआ? आखिर क्या हुआ? ये तो हुआ। उसके बाद बिस्मार्क ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया और ऑस्ट्रिया को वहाँ से अपना आर्मी जो है पुर्शिया के टेरिटरी से हटाना पड़ा, ठीक है, ओके। और पुर्शिया ने है उन पर रिफ्यूज़ कर दिया और ब्लेम डाल दिया कि ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कभी भी कुछ भी कर देता है, ठीक है, टेरिटरी के पास रहता है। और उसमें क्या हो गया? आपस में वॉर हुआ। और बिस्मार्क इतना चालाक है, वो पहले से सीक्रेट एग्रीमेंट करके रख लेता फ्रांस के साथ कि भाई साहब ऐसा है, हम लोग वॉर लड़ेंगे तो बीच में नहीं आना, बिल्कुल स्टे रहना, प्रॉमिस करो कि तुम बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे, ऐसा मत कर जाना कि हम इन पर अटैक कर दोगे। उन्होंने पहले एग्रीमेंट बना रखा था, ठीक है। तो बचा ऑस्ट्रिया अकेले फंसा हुआ था। और उधर से ये बोला कि इटली को बोला कि भाई साहब तुम क्या करना, ऑस्ट्रिया को साउथ से तुम अटैक कर देना। एक तो हम इधर से कर रहे हैं, हम तो लूटेंगे, तुम भी साथ लूट लेना। तो वही वाला हाल सिंपल सा यहाँ पे हुआ। इन 1866 ऑस्ट्रिया अटैक किया पुर्शिया पे एट सडोवा। इंपॉर्टेंट है कि डेट छोड़ो, बट ठीक है। 1866 ऑस्ट्रिया अटैक किया था पुर्शिया पे, कहाँ पे? सडोवा पे। लेकिन ऑस्ट्रिया बहुत बहुत बुरी तरीके से हारा और इसके रिजल्ट में ऑस्ट्रिया कंट्रोल ऑफ द जर्मन स्टेट, ठीक है, इंडियन जो भी ये था उसको हो गया, ख़त्म हो गया। एंड 2/3 यूनिफिकेशन कंप्लीटेड हो गया, यानी यहाँ तक लगभग 2/3 जो है वो आपका यूनिफाई हो गया। समझे कहानी क्या हुआ? सिंपल सम देखो, बिस्मार्क एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि ऑस्ट्रिया को अपना टेरिटरी से इसके पर्शियन टेरिटरी से हटाना पड़ा, ठीक है, ओके। और उन्होंने ब्लेम डाल दिया कि भाई साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, जब तक मारपीट करते रहता है। तो और ये पिछले वॉर करना था इनको, इसीलिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना। तो फ्रांस से पहले प्रॉमिस कर लिया कि भाई साहब तुम न्यूट्रल रहोगे, हम लोग का वॉर होने वाला, ठीक है, ओके। फिर इटली वालों को बोल दिया कि हम लोग उधर से लड़ेंगे, तुम लोग साउथ से अपना हल्ला बोल देना। तो हल्ला बोल गया, इसलिए ऑस्ट्रिया क्या हो गया? अटैक किया पुर्शिया पे। कहाँ पे? सडोवा पे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर वो बैडली हार भी गया, कौन? ऑस्ट्रिया। और आपका क्या हो गया? धीरे धीरे जर्मन इंडेड हो गया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या? 2/3 यूनिफिकेशन कंप्लीटेड हो गया। अब आते हैं फाइनल आपका यूनिफिकेशन किसके साथ हुआ? वॉर विथ फ्रांस के साथ। फिर एक बार
लड़ाई हुआ, ये फाइनल स्टेप था आपका यूनिफिकेशन का। टू यूनाइट द रिमेनिंग जर्मन स्टेट साउदर्न और पुर्शिया नीडेड वॉर विद फ्रांस। अब पूरा को पूरा यूनिफाई करने के लिए पुर्शिया को ज़रूरत था किसके साथ लड़ना है, फ्रांस के साथ। यानी अब तक समझो 2 लड़ाई तो लड़ चुका है, पहला आपका डेनमार्क के साथ, दूसरा आपका ऑस्ट्रिया के साथ, अब जो लड़ेगा ये फ्रांस के साथ। ठीक है, अगर बहुत कुछ तुम अगर पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा बता सकता हूँ कि डेनमार्क के साथ कब लड़ा। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है स्टिल, बट ठीक है, अगर बोले तो डेनमार्क के साथ 1864, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। फिर उसके बाद 1866 किसके साथ लड़ा, आपका ऑस्ट्रिया के साथ। अब फ्रांस के साथ कब लड़ेगा अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए। अगर डेट बनाना चाहे तो इस हिसाब से बना सकता है। आ जाओ, एट दैट टाइम स्पेन थ्रोन वॉज एम्प्टी। तभी क्या था, स्पेन का जो ताज था वो खाली था, मतलब सिंपल सा गद्दी जो है वो खाली था। एंड पर्शियन प्रिंस वॉज a strong candidate. France opposed this demand with written promise from Persia. France opposed this and demand a written promise from Persia. देखो बार बार वीडियोस पॉज करना पड़ता है, कोई ना कोई आ जाता है घर पे, इसलिए। तो देखो बात ये हुआ कि स्पेन का जो ताज था, तख्त था, वो खाली था। फिर पर्शियन प्रिंस जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, है ना, ओके। लेकिन फ्रांसिस का अपोज किया कि भाई साहब क्यों करने देंगे, क्यों आने देंगे तुमको, और ये कर दिया, अपोज किया एंड डिमांड किया एक रिटर्न प्रॉमिस फ्रॉम पर्शिया, एक रिटर्न प्रॉमिस आप बना के दीजिए। ठीक है, लेकिन बिस्मार्क चालाक आदमी, उन्होंने एक ट्विस्टेड चीज़ किया, इस मैटर को न्यूज़पेपर में बना दिया। ठीक है, और ऐसा चीज़ बनाया कि मेकिंग जर्मन्स एंग्री अगेंस्ट फ्रांस। ऐसा चीज़ बना दिया कि ये जो है जर्मन के लोग हैं, ये गुस्सा है किसके अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट। फिर इसमें क्या गुस्सा रहेगा तो नॉर्मली वॉर होगा। तो वही तो चाह रहा था ना कि कोई ना कोई तो वॉर तो लड़ना ही तभी मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पॉलिसी क्या था, ब्लड एंड आयरन, खून और तलवार से सीधा लेंगे हम आज़ादी। और 19 जून 1870 फ्रांस डिक्लेयर हुआ वॉर ऑन पर्शिया। इंपॉर्टेंट है डेट, याद रखो, 19 जून 1870 फ्रांस डिक्लेयर किया वॉर ऑफ पर्शिया। कहाँ पे, इन द बैटल ऑफ सेडन। इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यहाँ पे पर्शिया वॉर कहाँ पे हुआ, तो बैटल ऑफ सेडन में हुआ। इंपॉर्टेंट है फ्रांस, और यहाँ पे जो फ्रांस जो है पूरी तरीके से हार गया। इसके बाद एक ट्रीटी हुआ जो बहुत बिहार बोर्ड का फेवरेट, मतलब इतना जितना अपना क्या बोलते हैं ससुर को दामाद से नहीं होता है उतना ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन 10 मई 1871, या फिर ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब साइन हुआ तो 1871। डेट पूछे तो 10 मई। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी हिसाब से आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, फ्रांस फॉल हो गया। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या हो गया, राइज हो गया जर्मन पावर इन नेशन, एक पावरफुल नेशन बन गया। तो समझे फाइनल वॉर किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुआ, चालाकी हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके 1871 जर्मनी पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीटली एक पॉलिटिकल मैप बन गया आपका यूरोप का। 1871 समझ में आएगा। अच्छा, इसके इफेक्ट में क्या होगा, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो जर्मन नेशनलिज्म स्प्रेड नॉट ओनली जर्मन बट ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ यूरोप लाइक आपका हंगरी, बोहीमिया एंड ग्रीस। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे कोई चीज़ हो तो फैलेगा सब तरफ। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19, है ना। तो इसी तरीके से ये भी चीज़ें हैं जो अगर कोई देश में होता है तो सब जगह इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई साहब वहाँ हुआ हम लोग भी करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, नेशनलिज्म जो है सिर्फ जर्मनी तक नहीं रहा, धीरे धीरे पूरा फैल गया। दिस लीड डाउनफॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और ये लीड होने लगा, ये क्या कारण बनने लगा, डाउनफॉल किसका, ऑटोमन एम्पायर का। एंड उसके बाद और कुछ रीजन में साइबेरिया वगैरह अदर नेशन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। अब बात करेंगे राइज, वो खत्म हो गया जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब थोड़ा बहुत टॉपिक है नेशनलिज्म इन ग्रीस। अब ग्रीस में क्या चीज़ें हुआ था एकदम उसको फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। आ जाओ, ग्रीस जो है एक ग्लोरियस पास्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस जो है एक बहुत ही ग्लोरियस इसका पास्ट रहा, उसको कंसीडर किया जाता है सोर्स ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, बट ये चीज़ें था कि नहीं, मैं खुद भूल गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, बट PYQ करेंगे और याद आ गया तो मैं बता दूंगा। लेकिन इतना बात याद रखना, ये सोर्स ऑफ यूरोप ऑफ सिविलाइजेशन के लिए कंसीडर माना जाता है, इस बात को याद रखना। ग्रीस किसके अंडर था, ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाओ, तुर्किश रूल के अंदर था,
याद रखना, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ओके। तुर्किश रूल के अंदर था और वो इंस्पायर हुआ किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसीलिए ग्रीक के पीपल क्या हुआ कि भाई साहब हम लोग भी अब क्या, उनके अंदर भी दिल में क्या अरमान जागने लगा कि रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, हम लोग एक होना चाहिए। और एक ग्रुप बनाया गया, कोई भी चीज़ होगा ग्रुप बनेगा। बताएं एग्जाम्पल? हाँ जी, एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम क्या है? हेटीरिया फैलाई, ठीक है, जैसा नाम है वहाँ का, ठीक है, ओके। ये कहाँ पे फॉर्म हुआ? उड़ीसा में, अपना इंडिया वाला उड़ीसा नहीं, ठीक है, ये वहाँ पे। किस लिए बनाया गया? तुर्किश रूल से आज़ाद होने के लिए। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, कौन बनाया वो भी बताते हैं। अब तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कि लॉर्ड बैरन एंड एक क्या, एक फेमस पोइट है, अभी तक नहीं पूछा बिहार बोर्ड क्वेश्चन, बट अगर खुराफात वाला हो, ठीक है, कि क्वेश्चन नया नया बनाएंगे, बहुत कर लिया, अब की बार 400 पार ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, कोई 300 पार ना जा सके, इस हिसाब से बनाया। तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि लॉर्ड बैरन जो है ये क्या है, इनमें से क्या है? पॉलिटिकल थिंकर है, फिलोसोफर है, एकदम टिकटॉकर है, या इंग्लिश पोइट है? तो इंग्लिश पोइट है, ठीक है, समझ में आ गया। वो ना क्या, लॉर्ड बैरन जो है एक तो पोइट थे, वो ना ग्रीस के लिए लड़ते लड़ते मर गए, ठीक है, डेथ हो गया उनका। ये क्या हो गया? ये एक क्रिएट किए कि यूरोपियन सिंपैथी फॉर ग्रीस के लिए। चीज़ें क्लियर है? हाँ। अब यहाँ आ जाओ, 1821 इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर इसका नाम याद रखना। इन्होंने ये लीड रखा ग्रीक को ऊपर उठाने के लिए, मतलब जगाने के लिए। किसके लिए? और इन्होंने ही क्या किया था, मैं यहाँ बता रहा था आपको कि ये जो बंदा है, ये सिंपल सा समझो, ये ग्रुप बनाया, क्या नाम है? हेटीरिया फिलिक, उड़ीसा में बनाया, ताकि ग्रुप बनाया, ताकि क्या एम था कि तुर्किश रूल को अब हटाएंगे, हम लोग अपना रूल लाएंगे, मतलब कि यूनिफाई करेंगे, इसको आज़ाद करेंगे। कब? यहाँ पे देखो, 1827 इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया मीट टू लंदन एंड डिसाइड सपोर्ट ग्रीस। डेट, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बता रहे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, ये अदर लोग भी जो है, ये लोग मीटिंग किए, कहाँ पे मीटिंग किए? लंदन में, और डिसाइड किए कि भाई साहब ऐसा करते हैं कि उसको हटाना है ना, इसको क्या बोलते हैं, तुर्किश रूल को हटाना है, तो हम लोग इसको साथ देते हैं, किसका? ग्रीस का आज़ाद होने में। अब देखो, 3 देश अगर तुम्हारा साथ देगा तो कोई उसका भी तो कोई सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसी तरीके से जैसे आप घर पे पिटाई खाते हो तो अम्मी बचाने भी आ जाती है, ये कभी कभी सिस्टर, कभी कभी भाई आ जाता है, तो उसी तरीके से उसको भी बचाने के लिए कौन आया था? आगे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक देखो, एक बैटल हुआ था, जिसको मतलब तुर्की को कौन सपोर्ट कर रहा था? आपका इजिप्ट कर रहा था, इस बात को याद रखना। बैटल ऑफ आपका नवारिनो, ठीक है, इस बात को, बैटल आज तक नहीं पूछा, बट ठीक है। अब तुम्हें चीज़ें याद, एक बार फिर से बताते हैं। इन 1829, पहले पढ़ लेते हैं, द ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल गिव फ्रांस लिमिटेड इंडिपेंडेंट। एक ट्रीटी पास किया गया 1829 में। देखो क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल में ग्रीस जो है लिमिटेड इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, ओके। लेकिन अब कुछ ही चीज़ें में इंडिपेंडेंट मिला, पूरा का पूरा नहीं मिला, इसीलिए फिर से वो नेशनल, वो क्या चाहने लगे कि भाई साहब पूरा का पूरा चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन फाइनली 1832 में ग्रीस को डिक्लेयर किया गया एक इंडिपेंडेंट नेशन, और जो है ओटो ऑफ बरेविया इसका क्या बने? किंग बन गए, ठीक है, इस बात याद रहेगा। हाँ जी, अब चीज़ें तुम्हें एक बार बताते क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना है। ग्रीस में नेशनलिज्म, ठीक है, ओके। ग्रीस को क्या, एक ग्लोरियस पास था, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? तुर्किश रूल कर रहा था, ठीक है, ओके। वो लोग तुर्किश के अंडर थे, ओके। फिर एक ग्रुप बनाया गया जिसका हेटीरिया फिलाइक उड़ीसा में फॉर्म किया गया, ठीक है, मैप में ऑलरेडी चीज़ और बताएंगे आपको, ठीक है। बताया गया और सिंपल सा बनाया गया, ताकि क्या कर सके? फ्रीडम करा सके, किसका? ग्रीस का फ्रीडम करा देंगे, ठीक है। लेकिन कोई एक तो होना चाहिए। फिर अलेक्जेंडर आए 1821 में, उन्होंने जगाया कि भाई साहब चलो हम लोग अब लेके मानेंगे। तो उनका सपोर्ट करने कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। कहाँ पे मीटिंग किया? लंदन में, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उसको अब उसको जो क्या नाम है उनका, अरे इनका जी, तुर्की को कौन सपोर्ट करना है? इजिप्ट भी। तो दोनों बुरी तरीके से हार गया, किसमें? बैटल ऑफ आपका नवारिनो में हार गया। फिर एक साइन हुआ 1829 में, ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल गिव ग्रीस को दिया कि लिमिटेड, भाई साहब तुम इतने इंडिपेंडेंट लो, ठीक है। बोला कि नहीं चाहिए हमको, पूरे का पूरे चाहिए। फिर 1832 में फाइनली डिक्लेयर हो गया एक इंडिपेंडेंट नेशन में। लेकिन किंग जिसको चुना गया आउट ऑफ ब्रेवा, जिसका नाम है, उसको क्या बनाया गया? किंग बनाया गया,
ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से हर जगह धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो गया नेशनलिज्म की तरफ। फिर देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, अब खत्म है चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन हंगरी। हंगरी में किस तरीके से हुआ, इसको लीड कौन किया गया, ऐसा कॉस्ट इनको लीड किया गया, लीड बाय कॉस्ट एंड फ्रेडरिच डा। ठीक है, ओके। हंगरी वो इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबका फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट की, ठीक है, मतलब इंस्पायर्ड हुए। और जो ये कॉस्ट थे ये प्रोटेस्ट किए थे किसके अगेन, ऑस्ट्रिया के अगेन, एंड डिमांडेड रिफॉर्म की, इसमें कुछ चेंजेस लेके आओ। फिर 21 मार्च को 1848 को ऑस्ट्रिया एक्सेप्ट किया और हंगरियन डिमांड को और सेपरेट क्या बनाया गया, मिनिस्ट्री बनाया गया, और हंगरी को क्या किया, नेशनल आइडेंटिटी मिल गया। चाहे चीज़ें क्या रखोगे, बस ये दोनों लीड किया, इसका नाम अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना ये डेट इंपॉर्टेंट रख लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से पोलैंड हुआ, नेशनलिज्म का फीलिंग जागा। ठीक है, किसके अगेंस्ट, रशियन रूल के अगेंस्ट। ठीक है, पोलैंड, इस बात को याद रखते हैं, किसके अगेंस्ट, तो रशियन रूल के अगेंस्ट। फिर 1830 को रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस उसका हेल्प नहीं किया, इसलिए, लेकिन भाई अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो दबा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ, पोलैंड क्या हो गया, दबे रह गया, रशिया उसको दबा दिया, क्योंकि भाई उसको अगर कोई सपोर्ट करता तब ना जीत पाता, तो कोई दबाया, मतलब कोई उसका सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, बोहेमिया की बात करें, गाना में सुने हुए हैं ना, बोहेमिया अंडर ऑस्ट्रियन रूल, किसके अंदर आता था, ऑस्ट्रियन रूल के अंदर आता था। वो किससे, हंगरी से इंस्पायर्ड हुए कि हाँ भाई साहब हंगरी वाला लिया, हम लोग भी लेंगे। तो वो लोग क्या थे, देखो, कार्ड्स पीपल डिमांडेड सेल्फ रूल, जो ये देखो एक, आई थिंक कार्ड्स का मतलब होता है ना आपका जार ऑफ रशिया बोला जाता है। ठीक है, कार्ड्स को इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब सेल्फ रूल होना चाहिए। ठीक है, ओके। व्हेन द मूवमेंट टर्न वायलेंट, जब ये जो मूवमेंट है ये वायलेंट होने लगा। ठीक है, ओके। फिर ऑस्ट्रिया इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और बोहेमिया ये भी आपका क्या हो गया, लास्ट में फेल हो गया, किसको पाने के लिए, आपका आज़ादी पाने के लिए। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट फ्रॉम फ्रांस से स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे न्यू बिग और स्मॉल नेशन फॉर्म होने लगा। बहुत सारे पीपल वो स्टार्ट करने लगे, नेशनलिज्म वाला थिंकिंग आ गया। फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, धीरे धीरे सब क्या हो गया, नेशनलिज्म हो गया, देश के प्रति प्यार बढ़ गया। ठीक है, ओके। और ये इतना फैला, इट ऑल्सो सेपरेट टू कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन रूलर इन इंडिया। फिर इंडिया में भी तो प्रभाव पड़ेगा, इंडिया क्या सोया हुआ था कि मैप में नहीं था तो ना, तो इसलिए देखो इंडिया भी इससे क्या हो गया, यहाँ से इंडिया का भी नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था। जो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी 4th चैप्टर है। ठीक है, ओके। और वहाँ पे क्या हो गया, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर वो भी इंस्पायर्ड थे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 से उन्होंने एक जैकोबियन क्लब बनाया था। ठीक है, और एक इवन प्लांट क्या ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया गया। लेटर इन 1857 इंडियन फ्रीडम भी स्टार्ट होने लगा, नेशनलिज्म फीलिंग स्टार्ट दिखने लगा। ठीक है, इन दिस वे नेशनलिज्म एक बॉर्न हुआ यूरोप से, जस्ट सिर्फ यूरोप तक नहीं रहा, धीरे पूरा दुनिया को चेंज कर दिया, कंट्रीज बना दिया एंड उसका कॉलोनीज बना दिया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, बिल्कुल कंप्लीटली, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो दोस्तों हम लोग इस कहानी से क्या सीखे, ये हम लोग इससे ये था कि यूरोप का राष्ट्रवाद का सफ़र एक आइडिया को लेकर के एक रियलिटी तक, ये चैप्टर हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, बल्कि ये बताता है कि जब लोग मिलकर एक विज़न के लिए काम करते हैं तो दुनिया बदल सकती है। आज भी अगर हम अपने देश के लिए एकजुट हो जाएं तो कोई भी बदलाव मुमकिन है। सो यही बोलूँगा, स्टे यूनाइटेड, स्टे इंस्पायर्ड, क्योंकि राष्ट्रवाद सिर्फ पास्ट नहीं, एक प्रेजेंट भी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। आप लोग ये सोचोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए, ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, सब्जेक्टिव आधा तेरा आधा मेरा, चीज़ें वही सब जो चीज़ें नोट्स में यही सब आपके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा। बट टेंशन मत लो, हमारा क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी सारी चीज़ें रहेगा कवर, इस बात का टेंशन मत लो, यूट्यूब पे भी कराएंगे। बट अभी चीज़ों को पढ़ो, ऐसा नहीं कि बस चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर रटना याद कर दो। बिहार बोर्ड का अक्सर यही मैंने देखा है कि 10 साल का ऑब्जेक्टिव देखा, 5 साल का ऑब्जेक्टिव देखा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, बुक सिलेबस गया साइड में, कुछ किताब खरीदे ना खरीदे, ऑब्जेक्टिव बुक सब्जेक्टिव बुक ज़रूर खरीदता है, गेस्ट पेपर ज़रूर खरीदता है। मेरा मानना और थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन सब मामलों में मैं यही बोलूँगा,
पहले सिलेबस कर लो। सिलेबस करने के बाद जब PYQ करोगे, और जब तुमसे PYQ बता रहे, सच बता रहे, अगर तुमसे बन जाएगा ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिन भर अच्छा लगेगा, यार हमसे क्वेश्चन PYQ क्यों बन गए, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ भाई साहब क्वेश्चन A है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका B है, और उसको टिक कर लिया, रात भर में याद किया, तो वो चीज़ें कौन लोग करेगा, जो बिल्कुल पढ़े नहीं, लास्ट में जा करके कोई ऑप्शन नहीं बनता, तब ये चीज़। अभी आपके पास टाइम है, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, हर एक चीज़ है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए, अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए, खास करके फ़ोन, ठीक है, ताकि ये ना हो रिजल्ट के बाद आपके मम्मी पापा को ये बोलना पड़े कि फ़ोन देके इसको हम फ़ोन देना एक गलत डिसीजन था, इस डिसीजन को ना आने दीजिए, ताकि और भी सपोर्ट मिले आप सबको, है ना, सबको मिले। इसलिए अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, गेम खेलना है गेम खेलो, बट एक टाइम पे सब चीज़ें टाइम पे करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत करो, हर टाइम पढ़ो, ऐसा बिल्कुल मत करो। हर एक चीज़ काम करो, ठीक है, ओके, लेकिन हर एक चीज़ लिमिट में होना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते रहेंगे इसी वीडियो में, इसी चैनल में। तब तक के लिए क्या कर लो, ज्वाइन करना, बिल्कुल नहीं, पैसा वाला वेस्ट नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।